हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 जुलाई को हम लोग द हिंदू के दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कारगिल पहलगाम एंड द रिवैम्प ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। आर्टिकल कारगिल की 26वीं एनिवर्सरी पे आया है और किस तरीके से इंडिया का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स टेररिज्म वो रिएक्टिव डिप्लोमेसी से चेंज होकर प्रोएक्टिव मिलिट्री डिटरेंस हो चुका है, और इसी पे हम एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कारगिल के बारे में, उसके सेटबैक के बारे में, उसके आउटकम्स के बारे में, उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं और वो चेंज के कारण जो पहलगाम स्ट्राइक करने की इंडिया की कैपेसिटी डेवलप हुई है वो किस तरीके से हुई है, और आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में तैयार की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है गिव एंड टेक। इसमें हम FTA जो इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है उसकी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कारगिल पहलगाम एंड रिवैम्प ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। कैसा क्वेश्चन इसी बार आपको दिखाई दे सकता है मेंस में। इंडिया रिस्पॉन्स टू टेररिज्म हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम रिएक्टिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव मिलिट्री डिटरेंस। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स टेररिज्म वो चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ है। कहाँ से? रिएक्टिव डिप्लोमेसी जो हमने कारगिल के समय दिखाई थी, वहाँ से अब हम प्रोएक्टिव मिलिट्री डिटरेंस की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि हमें पहलगाम जो ऑपरेशन सिंदूर था, पहलगाम स्ट्राइक थी, उसमें देखने को मिला है। सो उसी के ऊपर यहाँ आपको आर्टिकल आया है, उसी पे हम लोग सवाल भी तैयार करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल आया क्यों है? क्योंकि 26th एनिवर्सरी है कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर किसके बीच में लड़ी गई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर? आइसी हाइट्स ऑफ कश्मीर में। उसकी मेमोरी आज भी फ्रेश है। ये पहली ऐसी वॉर थी इंडिया की जो कि लाइव टेलीकास्ट हुई थी, तो वॉर हर लिविंग रूम में पहुँची। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग दोनों ही इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। फाइनली हमारे देश को विक्ट्री मिली, और ये जो विक्ट्री मिली है वो शेयर ग्रिट, डिटर्मिनेशन और लव फॉर आवर कंट्री के कारण मिली है। हमारी आर्मी के डिटर्मिनेशन के कारण हमें मिली है। इंडिया ने ना ही सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस को बाहर किया बल्कि उनको सीज़ फायर सीख करने पर भी मजबूर किया। इस तरह की चीज़ें, सीख करने वाली चीज़ अभी रिसेंटली भी हमने सुनी थी। कहाँ पर? जब पहलगाम स्ट्राइक्स हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, इसी तरह की चीज़ अभी रिसेंटली सुनाई दी है। जैसे कि पाकिस्तान ने क्या किया था? सबसे पहले इनोसेंट सिविलियंस पर अटैक किया ना, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म था, और पहलगाम में 26 टूरिस्ट की जान चली गई थी। इंडिया ने ऑब्वियसली उसके लिए पनिशमेंट देना सही समझा, मिलिट्री स्ट्राइक की गई और ऑपरेशन सिंदूर किया गया। बहुत ही पिन पॉइंट और इफ़ेक्टिव स्ट्राइक्स थी ये। इंडिया ने 9 टेरर बेसिस पर अटैक किया। अगर रिपोर्ट्स की बात माने, है ना, और रिपोर्ट्स अगर एग्जैक्टली सही है तो इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसने नूर खान बेस इन पाकिस्तान एट द फुटहिल्स ऑफ किराना हिल्स पर भी अटैक किया, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है पाकिस्तान की। उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की। सो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। सो इफ़ कारगिल वॉज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडिया इन इट्स कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी, पहलगाम हैज सेट द बार अगेंस्ट एनी फ्यूचर टेरर अटैक इन इंडिया। अगर कारगिल एक वाटरशेड मोमेंट था इंडिया की कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिए, तो पहलगाम ने भी एक स्टैंडर्ड और एक बार सेट कर दिया है अगेंस्ट एनी फ्यूचर टेरर अटैक कि अगर फ्यूचर में भी आप इसी तरह का टेरर अटैक करेंगे तो आपके ऊपर जो अगली स्ट्राइक होगी वो इससे भी भयंकर होगी। India has steadily re-strategized its security policy over the 2 decades, sending out a clear message to Pakistan and the world that India will not tolerate any future misadventure. So India की जो पॉलिसी है पिछले 2 दशक में, उस सिक्योरिटी पॉलिसी वो री-स्ट्रेटेजाइज हुई है और पाकिस्तान और दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है कि भाई हम फ्यूचर मिसएडवेंचर टॉलरेट नहीं करेंगे। अब कारगिल वॉर के थोड़े कंटेक्स्ट को समझते हैं। जब कारगिल वॉर हो रही थी तो इंडिया थोड़ा टेंटेटिव था, वनरेबल था। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकॉनमी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस समय नहीं थी।
न्यूक्लियर देश अपने आप को इंडिया ने 1998 में डिक्लेयर किया। उसके थोड़े समय बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया। और जब इंडिया ने न्यूक्लियर अपने आप को डिक्लेयर किया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। सो ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इकॉनमी वीक थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी केंद्र सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसी समय गिरी थी, इवन बोल सकते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और उसके बाद वो दोबारा से पावर में आए थे। सो कोलिशन गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था देश, इकोनॉमिकली वीक था, उस समय ये वॉर हुई थी। इसके अलावा जो टेररिज्म है कश्मीर में, उसके अगेंस्ट फाइट चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी लगातार चल रही थी। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो फोकस था वो इंटरनल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा था, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री ये एक बैक बर्नर में पड़ा हुआ था, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। इसके साथ साथ जब कारगिल वॉर हुई तो उसके पहले इंडिया और पाकिस्तान में है ना रिलेशन सुधारने की भी कोशिश की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, बसेस शुरू हुई थी, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में कारगिल वॉर हुई थी, है ना। इसके अलावा और क्या हुआ था, जब वॉर शुरू हुई तो इंडिया को कोई समर्थन नहीं मिला किसी भी कंट्री से। तो ये भी हमारे लिए एक लेसन था कि इंडिया अपने आप को है ना प्रिपेयर करके रखे, कोई देश उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। सो कारगिल वॉज देयरफॉर अ रूड वेकअप कॉल फॉर इंडिया। इट वॉज फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1971 and fought under the nuclear overhang. It demonstrated the limited war was still possible even between nuclear armed states provided escalation was controlled. तो ये एक ऐसी वॉर थी जो ये दिखा रही है कि न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद भी कन्वेंशनल वॉर हो सकती है बिना न्यूक्लियर स्ट्राइक के। एट Kargil Review Committee was a Kargil Review Committee was set up which made many recommendations laying the foundation for many structural changes that have taken place over the year. जैसी वॉर ख़त्म हुई एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है कारगिल रिव्यू कमेटी, और उसी के साथ कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है किए गए ओवर द ईयर्स। जो रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी गई थी उससे कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शॉर्ट कमिंग हाईलाइटेड वॉज इंटेलिजेंस लैब्स। नाइदर मिलिट्री नॉर सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी हैड वर्कड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लार्ज स्केल मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन बाय पाकिस्तानी फोर्सेज इन कारगिल। जो सबसे बड़ी इशू या सबसे बड़ा जो लैब्स था इंडिया की तरफ से वो ये था कि रियल टाइम इंटेलिजेंस इंडिया के पास उतना स्ट्रांग नहीं था। ना ही सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ना ही मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पर विचार किया कि कारगिल के थ्रू भी पाकिस्तान वॉर कर सकता है। सो अब्सेंस ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिव एरियल सर्वेलेंस लेड टू अ डिलेड डिसीजन मेकिंग एंड अर्ली लॉसेस। सो इंडिया को अर्ली लॉसेस जो हुए थे उसका बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस। सो ये एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग थी जिस पर आने वाले समय में इंडिया ने काम किया। इसके अलावा जो वॉर थी उसने और भी शॉर्ट कमिंग को एक्सपोज किया इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडिया के पास उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, इसके अलावा लॉजिस्टिक इशू थे, और ऑपरेशनल रेडीनेस मतलब इंडिया की जो आर्म फोर्सेस थे वो इतने आसानी से मोबिलाइज हो नहीं पा रही थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लग रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू थे पहाड़ी रीजन में। सो ये सब सारे शॉर्ट कमिंग्स के कारण इंडिया हालांकि जीता ज़रूर, लेकिन उसके कारण इंडिया को बहुत ज़्यादा अर्ली लॉसेस हुए। इंडिया के जो ट्रूप्स थे वो हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए उतने सक्षम और उतने तैयार नहीं थे। सो इन सारे शॉर्ट कमिंग्स पे आने वाले टाइम में फोकस किया गया और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। सो क्या क्या आउटकम्स हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू एजेंसी सेटअप की गई, जैसे कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी 2002 में सेटअप की गई। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO 2004 में रॉ के अंदर बनाई गई। मेजर्स टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन बिटवीन रॉ, IB एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग वर अंडरटेकन लीडिंग टू रिवैम्प ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड अ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, है ना। इंटेलिजेंस को अच्छा करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस विंग है, रॉ है, IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें जो है डेवलप की गई, इस्टेब्लिश की गई, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। इसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है
उसका अपॉइंटमेंट भी एक परमानेंट फिक्सचर बन गया। उसके पहले इसका अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहा था। देयर वर मैनी अदर इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट वर मेड इन ऑर्डर टू एनहांस इंटेलिजेंस सेटअप इन इंडिया। सो इंटेलिजेंस सेटअप के लिए ये सब सारी चीज़ें कहीं कि भाई जो इंटेलिजेंस लैब्स हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। ऑन द कन्वेंशनल फ्रंट, कारगिल वॉर वॉज अ टाइमली लेसन टू मॉडर्नाइज द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटेजी, है ना। तो कन्वेंशनल जो वॉरफेयर हुई थी उसमें इंडिया को ये भी समझ में आ गया कि भाई अपने को मॉडर्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, मिलिट्री को इक्विपमेंट मॉडर्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये भी समझ में आया कि सेल्फ रिलायंस इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है इवॉल्व हुई, विच एम्ड एट रैपिड मोबिलाइजेशन एंड स्विफ्ट लिमिटेड इनकर्शन विदाउट ब्रीचिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है? इस डॉक्ट्रिन के अंदर हम लोग जो है स्विफ्टली मूव करेंगे। हमारे जो मिलिट्री हैं छोटे छोटे, है ना, 8, 10, 15 ऐसे मिलिट्री के ट्रूप्स बना करके हम लोग तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइज करेंगे, सो दैट कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर के बारे में सोचे भी ना, टैक्टिकल वेपन से अटैक करने के बारे में सोचे, जो छोटे न्यूक्लियर वेपन होते हैं उसे टैक्टिकल वेपन बोलते हैं। तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर तो इंडिया के पास भी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के पास टैक्टिकल भी हैं। तो अगर वो छोटे न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहा है तो वो हम लोगों के अगर मिलिट्री पे करे तो हमारी जो मिलिट्री है वो मोबिलाइज करके पाकिस्तान में जल्द से जल्द अंदर घुसे तो उसी को नुकसान हो। ये हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है। तो ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई गई। इसके अलावा इंडियन आर्मी को माउंटेन वॉरफेयर में बेहतर बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई और माउंटेन कॉर्प्स रेस किए गए, प्रिपेयर किए गए, ठीक है। अलग से स्क्वाड बनाया गया माउंटेन वॉरफेयर के लिए। द वॉर वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर जॉइंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेस, यूनिफाइड कमांड एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। सो जब वॉर हुई तो इससे ये भी समझ में आया कि भाई जो तीनों फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक यूनिफाइड कमांड बनाने की बात भी की गई, जहां पर एक ही स्टेशन में, जैसे आप देखेंगे एयरफोर्स का अलग स्टेशन है, मिलिट्री का अलग है, नेवी का अलग है, एक जॉइंट थिएटर बनाया गया जहां पर थोड़े बहुत आपके मिलिट्री के लोग रहेंगे, उनके इक्विपमेंट्स रहेंगे, थोड़े बहुत आपके फाइटर प्लेन रहेंगे और थोड़ा बहुत नेवी के लोग या ऑफिसर्स रहेंगे। और एक एक करके जो जॉइंट थिएटर होगा वहाँ पर एक एक करके नेवी के और एयरफोर्स के और आपका आर्मी के एक एक करके जो विंग होगा वो लीड करेगा कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए एक, दूसरे साल के लिए दूसरा, तीसरे साल के लिए तीसरा। सो इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। इसके साथ साथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट किया 2019 में और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी सेटअप किए गए। ये सब सारी चीज़ें हुई हैं 2000 से लेकर के 2018, 19, 20 तक। सो अगर पिछले 2 दशकों में देखें तो काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड हुए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट हुआ और जॉइंट थिएटर बनाए गए। मॉडर्नाइजेशन जब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की तो इंडिया ने बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स प्लेटफॉर्म जो है वो डिप्लॉय किए, जैसे कि रफाल फाइटर है अपने पास, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, चिनूक है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आर्टिलरी है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ये सब सारी चीज़ें की गई और इसके प्रोडक्शन पर और इसके प्रोक्योरमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया सो दैट कि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। अब जो चेंजेस थे स्ट्रेटेजी में उसकी बात कर लेते हैं। कारगिल के समय हम लोगों का जो मेन जो हमारा फोकस था वो क्या था? कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर पर था और इंडिया का जो रिस्पांस था वो रिएक्टिव था, लेकिन अब हम प्रोएक्टिवली टेरर से फाइट कर रहे हैं। फॉर डिकेड्स पाकिस्तान केप्ट हर्टिंग इंडिया विदाउट एनी हैवी कॉस्ट टू इटसेल्फ। अमॉन्ग द मेजर टेरर इंसिडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 on December 24, 1999, just after Kargil. In one of the India weak moment, New Delhi agreed to release treated terrorists. ठीक, तो अगर आप देखें तो कारगिल वॉर हुई, उसके बाद कन्वेंशनल वॉर तो हो गई, उसके अलावा उसके बाद भी
जो पाकिस्तान था वो इंडिया को लगातार हर्ट कर रहा था प्रॉक्सी टेरर वॉर से। उसके बाद जो है ना, जो सबसे बड़ा इंसिडेंट था 1999 में IC-814 को हाईजैक किया गया और इंडिया से मसूद अज़हर को छोड़ा गया, जो कि बहुत वीक मोमेंट था। उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ। इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम ज़रूर किया, लेकिन डायरेक्ट पनिशमेंट किसी को नहीं मिली। 26/11 ऑलमोस्ट 9/11 वाला मोमेंट था, जैसे कि पूरे दुनिया में 9/11 का जो मोमेंट था वो न्यूयॉर्क में, है ना, कि टेरर के अगेंस्ट में स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी 26/11 के बाद भी इंडिया ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ज़्यादा मतलब डिप्लोमेटिकली जो भी चीज़ें थी वो की, है ना, कोशिश की गई कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया गया। ओनली उरी टेरर अटैक के बाद ही पहली बार जो है इंडिया ने डायरेक्टली स्ट्राइक की, और जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो फर्स्ट टाइम, मतलब पहले भी हुआ लेकिन पहली बार इतने अंदर घुसकर जो है इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक वर नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई तो था ही, और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी था। इसके बाद इंडिया ने और भी बालाकोट स्ट्राइक की, फिर रीसेंट पहलगाम अटैक हुआ तो इंडिया ने दोबारा से स्ट्राइक की। पर जो रीसेंट अटैक था इंडिया का वो पिछले अटैक से कहीं अलग था। द रीसेंट पहलगाम अटैक हैज सेट अ न्यू थ्रेशोल्ड बाय स्ट्राइकिंग की टेरर लोकेशन and military asset deep into the Pakistan. India has made it clear that the era of restraint and patience is over. इंडिया ने भाई क्लियर कट कर दिया कि भाई अब पेशेंस नहीं दिखने वाला है, रिस्ट्रेंट नहीं दिखने वाला है। आप हम पे थोड़ा सा हमला करेंगे, हम आप पे ज़्यादा, उससे ज़्यादा अटैक करेंगे। सो अंदर घुस करके टेररिस्ट साइट पर इंडिया ने अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान ने उसे रिस्पॉन्स किया, मिलिट्री ने। इंडिया ने मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स थे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, एयर मिलिट्री बेसिस थे, उस पर अटैक किया। पाकिस्तान के सिविलियंस को कम से कम चोट पहुँचे, इसका इंडिया ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सो फ्रॉम कारगिल टू पहलगाम इंडिया हैज़ हैड learn many hard lessons. The good news is that India is no longer in any mood to relent. In May 2025, India conventional military capability has displayed what it is capable of. Make in India is bearing fruit, with many outstanding weapon platform being made in India now. Fighting terror too has got a new meaning after Pahalgam. However, India political and military leadership has to remain vigilant and stay ahead of the curve. There cannot be another कारगिल और पहलगाम एवर। सो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने काफ़ी हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं कारगिल से पहलगाम के बीच में। अच्छी न्यूज़ ये है कि अब इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है। मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया के जो वेपन प्लेटफॉर्म हैं वो तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी तेज़ी से डेवलप हो रही है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रोएक्टिव हो चुका है। लेकिन हमें आगे भी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को ध्यान रखना होगा कि इस तरह का कारगिल और पहलगाम दोबारा से ना हो, इसलिए हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गिव एंड टेक। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने UK इंडिया के बीच में जो FTA साइन हुआ है उसके क्या रिपरकशन होंगे पब्लिक हेल्थ के ऊपर, इस पर बात की थी। आज हम लोग इसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। दो कंट्री के बीच में जब भी एग्रीमेंट साइन होता है इसका मतलब यह है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें जो टैरिफ अट्रैक्ट होगा वो 0% नील होगा या फिर क्लोज टू 0% होगा। सो ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर इंडिया ने UK के साथ में सीटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। सो सीटा आपको ध्यान रखना होगा, प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है गिव एंड टेक डिप्लोमेसी का। ऑलमोस्ट दोनों इकॉनमी कंपेरेबल है, तो ये बताता है कि भाई थोड़ा इंडिया कंसेशन करेगा, थोड़ा हम झुकेंगे, थोड़ा आप झुकिए, और एक बीच में नेगोशिएशन करके हम FTA साइन कर सकते हैं। UK हैज़ एग्री टू प्रोवाइड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 99% ऑफ इट्स टैरिफ है। इसका मतलब इंडिया से 99% जो गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे उन पर 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी मतलब पहले 100 रुपये का प्रोडक्ट था, गया पहले उसमें 30% 40% टैक्स लगता तो 140 में मिलता, अब वो 100 ही रुपये में मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में भी। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर जो करेंसी होगी उसके हिसाब से। तो अब 100 रुपये का मिलेगा, डैट मीन्स कि प्राइसेस कम हो गए। पहले 140 थे, FTA साइन करने के बाद प्रोडक्ट के साथ प्राइसेस कम हो गए। तो प्रोडक्ट के जब प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। ओवरऑल इंडिया के जो प्रोडक्ट्स जाएंगे
उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे और बाय वैल्यू भी इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर ज़्यादा जाएंगे। तो ओवरऑल इंडिया की इनकम, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट सब में फ़ायदा होगा। प्लस और क्या बेनिफिट होगा इंडिया को, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में डॉलर्स भी मिलेंगे। सो ओवरऑल जो ट्रेड है इंडिया की तरफ से बढ़ेगा, साथ ही में इंडिया ने भी कुछ ना कुछ दिया होगा। सो इंडिया के भी जो इंडिया ने भी 90% प्रोडक्ट्स हैं यूके के, उन पर ज़ीरो टैरिफ लगाने का प्रॉमिस किया है। 90% ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिस पर इंडिया कोई टैक्स नहीं लगाएगा। सो यूके को भी सिमिलर बेनिफिट होंगे, लेकिन दोनों के ही कुछ सेंसिटिव इश्यूज थे, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, है ना। तो जब मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल की बात आई तो यूके ने बोला नहीं भाई, आप हमारे यहाँ आकर इंडिया के लोग जॉब नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि टोटल एनुअल कोटा 1800 वीज़ास का होगा, हम सिर्फ 1800 वीज़ा इशू करेंगे, जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर, क्लासिकल म्यूजिशियन, इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अलग से एक ब्रॉडर एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, जब ब्रॉडर वीज़ा कैटेगरी नहीं बनाई गई फॉर द पीपल ऑफ आईटी प्रोफेशनल एंड बिजनेस विजिटर्स, है ना। इनको केस बाय केसेस बेसिस पर दिया जाएगा। इंडिया बहुत कीन था हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रोफेशनल जाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर पर जाकर काम करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, H1B वीज़ा वाला केस कहाँ का है, यूएस का है। यूके भी जो इमाइग्रेंट वाला इशू है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया कीन था कि आईटी प्रोफेशनल वहाँ जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा मिले, वो नहीं दे रहे। इंडिया के भी इशू थे, इंडिया ने भी बोला कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम तो टैक्स लगाएंगे, अब तो उसमें तो हम टैरिफ लगाएंगे, उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हैं, एप्पल हैं, ओट्स, एडिबल ऑयल है, इसमें तो आपको है ना अच्छा खासा टैरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि हमें अपनी फार्मिंग इंडस्ट्री को भी तो बचाना है। ये यूके की डिमांड थी, लेकिन इंडिया ने इस पर एक्सेप्ट नहीं किया। वाइल इंडिया हैज़ कमिटेड टू रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन ऑटोमोबाइल इम्पोर्ट बाय सब्सटेंशियल 100% पॉइंट। एक जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ने 100% का जो टैरिफ है वो कम करने की बात की है। मतलब अगर अभी 200% है तो वो 100% कर दिया जाएगा, अगर अभी 100 है तो वो 0 कर दिया जाएगा। These are subjected to graded quota over the next decade, which give the domestic industry time to adjust। इसका मतलब क्या है, ये ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर 100% टैरिफ कम होगा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज कम होगा। और फिक्स नंबर में, है ना, मतलब 100 या 2000 ऐसे व्हीकल्स होंगे जिस पे 10% टैरिफ लगेगा, अगले 3000 ऐसे व्हीकल होंगे नेक्स्ट ईयर जिसमें 10%, अगले 4 साल बाद इसी तरीके से क्रम से चला जाएगा हर साल, सो दैट कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे एडजस्ट होने का टाइम मिल सके। सो एक ये गुड डील है, लेकिन दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है। ऑब्वियसली दोनों सेटिस्फाइड पूरी तरीके से नहीं हो सकते, दो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीरो सम गेम, किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी को नुकसान। सो ओवरऑल ये जो डील है दोनों के लिए सही है। UK is relatively small trading partner for India, but therein lies ample scope for growth। अभी इंडिया और यूके के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है। While at macro scale the gains might initially be limited, the sector wise increases have the potential to be significant, है ना। मैक्रो लेवल पे इतना ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन सेक्टोरल लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है कुछ सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, लेदर में, केमिकल में, इसमें क्विक गेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यूके एक मेजर गेटवे है यूरोप के लिए। तो इंडिया यूके में प्रोडक्ट्स बेचेगा और वही प्रोडक्ट यूरोप में भी जा सकते हैं यूके के थ्रू। इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही, तो इंडिया ने यूके को भेजा, वही प्रोडक्ट यहाँ पर यूरोप में चले जाएंगे। और इंडिया को, है ना, जब तक कि यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तब तक कि इंडिया क्या कर सकता है, गेटवे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। गुड्स डेस्टिन्ड फॉर यूरोप कुड बी routed through the UK, and duty free arrangement will likely enhance this flow. Companies in other countries that have already exported to the UK will also start viewing India more favorably as an investment destination। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर यूके के साथ FTA साइन नहीं हुआ है, अब यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है इनके प्रोडक्ट में तो 20% टैक्स लगेगा। तो ये क्या सोचेंगे कि यार अपना जो कंपनी है इसको हम इंडिया शिफ्ट कर लेते हैं, हमारा सेम प्रोडक्ट में 20% टैक्स नहीं लगेगा। सो इंडिया में कंपनीज आएगी जो कि यूके में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, जिनका यूके मार्केट होगा वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। सो ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ेगा।
It is now up to the government to help exporters scale up and compete internationally. Another important consideration is that such deals set a template for future. तो ये जो डील है जो रिसेंटली हुई है ये फ्यूचर की डील्स के लिए भी एक टेम्पलेट तैयार करती है, ये भी एक बेनिफिट है। हालांकि अब जो बड़ी इकॉनमी होगी यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये इंडिया से ज़्यादा जो है डिमांड करेगी। मिनिमम यूके में जो दिया है उससे तो ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ी इकॉनमी है। सो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा मार्केट एक्सेस में, तो उनसे इंडिया से जो नेगोशिएशन होगा उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। ओवरऑल ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।